अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सायमा इसहाक। बरे सग़ीर की मारूफ अदीबा अमृता प्रीतम का आज एक दिलचस्प अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका उन्वान है लाल मिर्च। डॉक्टरों के इंजेक्शन को छोड़ो यार, जिस घर के कुत्ते ने काटा है उस घर की लाल मिर्चें अपने जख्म पर लगा लो, एक दोस्त ने कहा। जिस घर के कुत्ते ने काटा है, अगर उस घर की कोई खूबसूरत लड़की तुम्हारे जख्म पर पट्टी बांध दे, लड़कियां भी तो लाल मिर्च होती हैं, दूसरे दोस्त ने कहा। कॉलेज के तमाम लड़के हंस पड़े और वो जिसे कुत्ते ने काटा था हंसकर कहने लगा, यार नुस्खा तो अच्छा है, मगर ये तुम्हारा आजमूदा है ना। गोपाल ने उम्र की 18वीं सीढ़ी पर पांव रखा था। गोपाल को महसूस हुआ कि उस सीढ़ी पर जवानी के एहसास का एक कुत्ता दुबक कर बैठा हुआ है और आज उसने अचानक पागलों की तरह उठकर उसकी टांग में से गोश्त नोच लिया था। उस रोज से गोपाल का दिल अपने जख्म पर लगाने के लिए एक लाल मिर्च जैसी लड़की तलाश करने में लग गया था। लड़कियां तो गोपाल के कॉलेज में भी थीं, पड़ोस के घरों में भी, इस शहर की गलियों में भी और दूसरे तमाम शहरों में भी, मगर जिस लड़की को मैं तलाश कर रहा हूं वो कौन है, गोपाल अक्सर सोचता। और फिर गोपाल लड़कियों को ऐसे देखता जैसे थाली में दाल को चुना जाता है। छोटे कद की, मोटी, चपटी नाक वाली, गोल मटोल। और जब ऐसी लड़कियों को वो दाल में से कंकरों की तरह चुन लेता तो उसे तमाम पुरानी तशबीहें याद आ जाती। लचकती हुई टहनी जैसी लड़की, चंदन जैसी लड़की, देवदार के पेड़ जैसी लड़की, चांद की फांक जैसी लड़की। और फिर गोपाल सोचता, कोई भी नहीं, इनमें से तो कोई भी नहीं, मुझे तो सिर्फ लाल मिर्च लड़की चाहिए। वैसे तो कॉलेज के तमाम लड़कों में किताबों और कोर्स के बजाय लड़कियों की बातें लंबी हो गई थी, मगर गोपाल की हर बात को जैसे लड़की लफ्ज के दरवाजे में से गुजरना पड़ता था। कभी रेडियो पर नूरजहां की आवाज आती, तेरे मुखड़े ते काला काला तिल वे, ओ मुंडिया सियाल कोटिया, तो गोपाल अपने लाल होठों पर एक मोटे काले तिल को उंगली से टटोलने लगता और फिर जैसे नूरजहां से मुखातिब होकर कहता, जालिम हर बार कहती है सियालकोट के लड़के, सियालकोट के लड़के, कभी उसकी जगह लायलपुर के लड़के तो कहा कर। नूरजहां ने तो गोपाल की बात कभी नहीं सुनी, मगर कॉलेज के लड़कों ने जरूर गाना शुरू कर दिया, ओ मुंडिया लायलपुरिया। भुने हुए चने बेचने वाला कहता, बंबई का बाबू मेरा चना ले गया, तो गोपाल हंसता, चना ले गया तो तू ऐसे कहता है जैसे उसकी लड़की को भगा कर ले गया है। ऐनकों वाली लड़कियां गोपाल को लड़कियां नहीं लगती थी। जब भी आंखों को देखना हो पहले शीशे की दीवार पार करनी पड़ती है, गोपाल कहता, और इन लड़कियों को लड़कियों की फहरिस्त में ही से निकाल दो। किसी लड़की ने ऊंची साड़ी बांधी होती, पाँव में मोजे पहने हुए होते, हाथ में छतरी पकड़ी हुई होती तो गोपाल हंसकर मुंह फेर लेता, ये लड़की थोड़ी है, ये तो मास्टरनी है, मास्टरनी। जो तालिबे इल्म हिसाब में कमजोर हो वो मास्टरनी से शादी कर ले। कोई लड़की गहरे रंगों के कपड़े पहने होती या बाहों में चूड़ियां ही बहुत ज्यादा होती तो गोपाल कहता, ये तो रंगों का इश्तहार है, लड़की तो दिखाई ही नहीं देती, बस पूरी की पूरी चूड़ियों की दुकान है। किसी की बारात जा रही होती तो उसे देखकर गोपाल उदास हो जाता, बेचारे का दिवालिया निकल गया, गोपाल कहता। जब आदमी आशिक बनने से पहले शौहर बन जाता है तो समझो अब बेचारे के पास सब्र की पूंजी बिल्कुल खत्म हो गई और उसने घबराकर दिवालिया होने की दरखास्त देती है। शायद वो अपनी महबूबा से ही शादी करने जा रहा हो, गोपाल का कोई दोस्त कहता। नहीं यार, जुल्फ को सर करने में उम्र लगती है। गालिब की डोम लड़की और लोरका की खाना बदोश लड़की, उनके दरवाजे पर कभी बारात नहीं आती। और गोपाल साल हा साल उस जुल्फ की बातें करता रहा जिसको सर करने में अभी उसे उम्र गुजारनी थी। और गोपाल तशबीहों में खो गया, काली रात जैसे बाल, मगर उसे किसी रात ने नींद नहीं दी। घने जंगल जैसे बाल, मगर वो किसी जंगल में ना खो सका। समंदर की लहरों जैसे बाल, मगर वो किसी लहर में गोता ना लगा सका। और गोपाल को उम्र के जो साल एक जुल्फ को सर करने में लगाने थे वो जुल्फ को तलाश करने में ही खोते रहे। और फिर गोपाल अपने सालों के खो जाने से घबरा गया। तुम भी अब हमारी तरह दिवालियापन की दरखास्त दे दो यार, कॉलेज के पुराने दोस्तों में से जब कोई मिलता तो गोपाल से मजाक करता।
उम्र के 18वें साल में जवानी के पागल कुत्ते ने गोपाल की टांग को काटा था और जख्म पर लगाने के लिए गोपाल एक लाल मिर्च जैसी लड़की तलाश कर रहा था, मगर अब उम्र के 23वें साल में उस जख्म का जहर उसके तमाम जिस्म में फैलना शुरू हो गया था। अब गोपाल सोचने लगा, वो ना गालिब है ना लोरका, वो सिर्फ गोपाल है, या एक ईश्वर दास या एक शेर सिंह और एक अल्लाह रखा। और इसने सरनिगू होकर दिवालिया होने की दरखास्त दे दी। क्यों यार, आज डोम लड़की के घर बारात जाएगी या खाना बदोश लड़की के घर में? सुनाओ भाभी कैसी है? और कुछ नहीं तो हम तुम्हारी लाल मिर्च के देवर तो बन ही जाएंगे। बेशक सोने की अंगूठी के बजाय हीरे की अंगूठी ही देनी पड़े, भाभी का घूंघट तो जरूर उठाएंगे। गोपाल अपने दोस्तों के मजाक को अपने हाथ पर शादी के लाल डोरे की तरह बांधे जा रहा था और हंसता हुआ कहता जाता था, मास्टरनी है मास्टरनी, ऐनक भी लगाती है तुम्हारी भाभी। माँ ने जब रिश्ता तय किया तो गोपाल से कहा कि अगर वो चाहे तो किसी बहाने वो लड़की को दिखा देगी, मगर गोपाल ने खुद ही इनकार कर दिया था। जब दिवालिया ही होने की अर्जी देनी है तो डोली दरवाजे पर आ गई। खूबसूरत है बहू, घर का सिंगार है, उसे मुंह दिखाई के रुपए देते वक्त गोपाल की ताई कह रही थी। और गोपाल सोच रहा था, जब लोग दरवाजे के सामने कोई भैंस लाकर बांधते हैं तब भी यही बात कहते हैं कि भैंस तो घर का सिंगार होती है, और जब लोग डोली लेकर आते हैं तब भी यही बात कहते हैं, बहू तो घर का सिंगार होती है। तो फिर बहू और भैंस में जो फर्क हुआ वो कहाँ गया? और फिर गोपाल खुद ही हंस देता। ये भी वही फर्क है जो एक आशिक और एक दूल्हा में होता है। गोपाल की बीवी ना इतनी खूबसूरत थी और ना ही इतनी बदसूरत। आमतौर से जैसी लड़कियां हुआ करती हैं, देखने में बस ठीक ही लगती थी। और गोपाल को तो ना कोई चाव था और ना कोई शिकायत। वो किस्म किस्म की पोशाक पहनती, मगर गोपाल कभी उसे रंगों का इश्तहार ना कहता था। वो सुहाग की चूड़ियां और दहेज के कड़े सब कुछ एक साथ पहन लेती। गोपाल उसे कभी जेवरात की दुकान का ताना न देता। आजकल गोपाल को जवानी के शुरू दिनों में पढ़ा हुआ एक अंग्रेजी नॉवेल याद आया करता था, जिसमें अपने ख्वाबों की लड़की को तलाश करने के लिए शायर तमाम उम्र लगा देता है, मगर उसे तलाश नहीं कर सकता। और फिर मरते वक्त अपने बेटे को अपने तमाम तसव्वुर और अपनी तमाम लगन देकर वसीयत कर जाता है कि वो इस किस्म की आंखों वाली और इस किस्म के नाक नक्शे वाली और इस किस्म के बालों वाली लड़की ज़रूर तलाश करे। और तमाम उम्र तलाश करने के बाद उसका बेटा मरते वक्त यही बात अपने बेटे को वसीयत कर जाता है। जुल्फ को सर करने में गालिब ने तो सिर्फ एक ही उम्र का अंदाज़ा लगाया था, मगर गोपाल सोचता जिंदगी की शिकस्त गालिब के अंदाजे से बहुत बड़ी है। और आजकल गोपाल सोच रहा था कि उसके घर एक लड़का पैदा होगा, हू बहू उसकी शक्ल, हू बहू उसका दिल, हू बहू उसके सपने। और फिर उसका लड़का जवान होगा और वो एक लाल मिर्च जैसी लड़की ज़रूर तलाश करेगा, और फिर वो तमाम दुनिया को अपने बेटे की आंखों से देखेगा। आज मैं बर्फ़ वाला पानी नहीं पीऊंगी, एक रोज़ गोपाल की बीवी ने शिकंजबीन का गिलास अपनी सास को वापस करते हुए कहा। और माँ जब उसके लिए चाय बनाने रसोई घर में गई तो गोपाल ने अपनी बीवी से हल्का सा मजाक किया, मैं तमाम महीने सपने जमा करता हूँ और तुम महीने के आखिर में सारे सपने तोड़ देती हो। शायद इन्हीं अल्फाज का असर था कि अगले महीने गोपाल की बीवी को दिन लग गए और गोपाल की बाहों में जैसे अभी से उसका बेटा खेलने लगा। खट्टी या नमकीन चीज़ तो कभी मांगती ही नहीं, हमेशा इसका दिल मीठी चीज़ों के लिए मचलता है। ज़रूर बेटा होगा, तुम्हारे पैदा होते वक्त भी मुझे गुड़ की खीर अच्छी लगती थी। माँ जब कहती तो गोपाल को लगता अब तो उसका बेटा तुतली ज़बान में बातें भी करने लग गया है। ये 9 महीने गोपाल को पिछले 9 साल की तरह मालूम हुए और फिर घर में घी, गुड़ और अजवाइन जमा होने लगी। कमरे का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। गोपाल ने बाहर बरामदे में बैठकर कागज़, कलम और एक किताब अपने सामने इस तरह रखी हुई थी जिससे देखने वाले को लगे कि गोया उसे सर उठाने की फुर्सत नहीं थी। मगर गोपाल किताब का कभी कोई वर्क उलटता, कभी कोई, और फिर जो सफ़ा सामने आ जाता उसको ही कागज़ पर नकल करने लगता। दरवाजे के पास वो जमकर बैठा हुआ था और उसके कान अंदर की आवाज़ सुनने के लिए खड़े थे। और गोपाल इंतज़ार कर रहा था, अभी अभी दाई कहेगी लाख लाख मुबारकबादियाँ,
गोपाल की माँ, ये लो बेटा। एक मर्तबा दाई बाहर आई भी थी। कहने लगी, बेटा गोपाल, जरा जाकर थोड़ा सा शहद तो ला दे, देख कर लाना शहद नया हो। गोपाल वहां से जाना नहीं चाहता था। क्या पता उसके पीछे जल्द ही कुछ हो जाए, मैं उसकी पहली आवाज़ सुनूंगा। ये सोचकर उसने दाई को डांटा। शहद की याद अब तुम्हें आई? ये तमाम काम पड़ा हुआ है मेरे सामने, कल मुझे ये सब काम दफ्तर में देना है। तुम मर्दों को तो अपने काम की ही पड़ी रहती है, आखिर बूढ़ी उम्र है, कई बातें भूल जाती हूँ। दाई ये कह रही थी कि गोपाल की माँ ने मुश्किल हल कर दी। हमारे यहाँ किसी ने शहद वहद नहीं दिया, हम तो उंगली पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर मुंह में डाल देते हैं। अच्छा गुड़ ही सही। और दाई अंदर चली गई। गोपाल के कान फिर दरवाजे की तरफ लगे हुए थे और अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। सांस जैसे किसी ने हाथ में पकड़ लिया हो। वो ना नीचे आ रहा था और ना ऊपर जा रहा था, और अभी तक आवाज़ नहीं आई थी। उसे बच्चे की आवाज़ की निस्बत दाई की आवाज़ का ज़्यादा इंतज़ार था। और फिर दाई की आवाज़ आई, लड़की। गोपाल की कुर्सी कांप गई। उसकी माँ शायद पानी या तौलिया लेने बाहर आई हुई थी। गोपाल के हाथ कांपे। माँ, लड़की। नहीं बेटा नहीं, तू भी पागल है। दाइयाँ यही कहती हैं, अगर ये कह देंगी कि बेटा हुआ है तो ज़्यादा खुशी की वजह से बहू की जान को खतरा है। और जल्दी जल्दी अंदर चली गई। गोपाल की कुर्सी अब पहले की तरह इतनी नहीं कांप रही थी, मगर फिर भी गोपाल ने उसे दीवार के सहारे लगा दिया था। बेटी, जो भी हो किस्मत वाला हो, दाई की आवाज़ आई। बेटी तो लक्ष्मी होती है, इस मर्तबा बेटी तो दूसरे साल बेटा, माँ दाई से कह रही थी। ये लड़की है या रेशम का धागा है, माँ कह रही थी या दाई कह रही थी। इस मर्तबा गोपाल से आवाज़ ना पहचानी गई। उसकी कुर्सी कांपी और कुर्सी की वजह से सारी दीवार हिल गई। उसे महसूस हुआ कि वो बूढ़ा हो गया है। लाला गोपाल दास और उसकी बीवी घुटनों को दबाती हुई कह रही थी कि ये अब इतनी बड़ी हो गई है, कोई लड़का देखो ना, कहाँ छुपाऊं इस आंचल की आग को, ऐसा रूप, जमाना बुरा है। और फिर जैसे उसके दरवाजे पर बारात आ गई। उसके दामाद ने उसके पांव छुए। वो लाल कपड़ों में लिपटी हुई थी। वो डोली के पास जाकर उसे दिलासा देने लगा। उसकी बेटी, बिल्कुल लाल मिर्च। लाल मिर्च, लड़की, लाल मिर्च। और गोपाल को महसूस हुआ जैसे आज किसी ने लाल मिर्चें उसकी आंखों में झोंक दी हों।